गहराई से जाने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। तो हमारे बीच में उपस्थित है जसप्रीत चावला साहब। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे लिए निश्चित तौर से गर्व की बात है कि हम लोग के बीच में ये आए हैं। आज मेरा यहाँ आने की बात नहीं थी, लेकिन जब ब्रिजेश ने हमको फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तो हम लोग ठीक है, व्यस्तता तो है, लेकिन इसमें से भी मैं जरूर आऊँगा। तो मैं उन तमाम व्यस्तताओं को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी ये तुम लोगों से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तुम लोग को भी अगर जानने की कोई जिज्ञासा हो तो उनसे बेझिझक तुम लोग कुछ बात कर सकते हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप सर कुछ कहेंगे क्या? नहीं मुझे जी कुछ कहेंगे? बस आप शुरू कीजिए। ठीक है, मैं शुरू कर देता हूँ, है ना। और मेरे साथ तो यही कि भाई स्विच दबाने की देर है और मैं शुरू हूँ, है ना, क्योंकि हम लोग क्या उसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग पेशे से थे ना, तो हमारे यहाँ चीज़ें बटन दबाने शुरू होती हैं। तो मैं पहले तो गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ, बीबी कॉलेज का धन्यवाद करता हूँ, हमारे अध्यक्ष महोदय जी का और ब्रिजेश जी का खास करके धन्यवाद करता हूँ। वो हमारे, उनके जो पिताजी थे वो हमारे सहपाठी थे। पानागढ़ हिंदी स्कूल में हम लोग साथ ही पढ़ा करते थे। सहपाठी मतलब आप समझ ही रहे थे। अब आसनसोल हमारे लिए उस समय बहुत दूर तो नहीं हुआ करता था, जैसे अभी भी नहीं है, लेकिन पहले साधन कम हुआ करते थे, है ना। और मुझे याद है मेरे पिताजी यहाँ पर आते थे, कुछ खास सामान वगैरह घर का कपड़ा वपड़ा कुछ लेना है तो हम लोग को नज़दीकी यही पड़ता था। और जब यहाँ से जाते थे ना तो एक हटन रोड पर एक सर वो किताब बेचने वाले की थी दुकान, वो वहाँ से पंजाब से जो संत सिपाही आता है, पंजाबी का रसाला, पंजाबी का मैगजीन, वो यहाँ से उठा के ले जाते थे और कहीं मिलता नहीं था। तो उनको एक तरह से पढ़ने की जो आदत थी ना कि वही पंजाबी वाला, और ले जाते थे, बड़ी खुशी से हम लोग सुनाते भी थे। और हिंदी स्कूल, पानागढ़ हिंदी स्कूल में हमारा शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो रही थी, तो पंजाबी जो है वो घर पे मिली, है ना, सीखी नहीं गई। पिताजी ने सुनाई, हमने गुरुद्वारे में पढ़ ली, और हिंदी जो है वो हमारे जिसको कहते हैं कि मातृभाषा के रूप में चली, है ना। तो भाषा का जो प्रेम होता है ना, वो देखिए आप बीबी कॉलेज में हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। और जो ज़माना है अभी, जो सर ने कहा कि तुम लोग मैगज़ीन क्यों नहीं पढ़ते हो, हम लोग अपने टाइम में बहुत सारी मैगज़ीन पढ़ते थे। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गए इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, और इधर शौक़ है साहित्य का, तो सारी धर्मयुग, सारिका, उस समय की जो और पत्रिकाएं थी वो ले आया करते थे, और हॉस्टल का जो कॉमन रूम था वहाँ पर बैठ के पढ़ते थे। तो उन दिनों पढ़ने का चलन बहुत था, अब पढ़ने का चलन कम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक चलन ज़्यादा है ना। अब आप लोग में जो मोबाइल का चलन ज़्यादा है, मोबाइल का चलन ज़्यादा है, तो मोबाइल का आप लोग इस्तेमाल भी करें सही तरीके है ना, और क्या कहते हैं वीडियो भी कर लें। क्या जाने ये जो वीडियो आपको बहुत बाद में काम की हो, है ना। अभी कहना मुश्किल है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है ना, बहुत दूर तक जाना है। और क्या उसे कहते हैं, एक मुझे वो लाइन याद आ रही है, कैसी थी वो, कि पहुँचना जिस मंजिल पर वैसा, है ना, वो दिनकर जी की मेरे ख्याल लाइनें हैं, है ना, कि पथिक तुमको चलते ही जाना है ना, चलते ही जाना है, और मंजिल पे जो पहुंचना है उसके बारे में अभी बात सोचो। अभी समुद्र में नाव लिए स्वाधीन भी नहीं जाता। हाँ, कि अभी आप चलते ही रहिए। तो उस चलने के क्रम में जो है, मैं आपको बताऊं कि ये जो लॉकडाउन चल रहा था उस समय मेरी बहुत सी, अब समय काफ़ी था, तो मैं ये दिखाता हूँ आपको कि ये जो कविता पुस्तकें हैं, जैसे ये रश्मि किरणें अर्शियाँ हैं, है ना, तो ये कविताओं की किताब है। तो कविता ही बचपन से मैं लिख रहा था। बाद में जब दुर्गापुर कारखाने में नौकरी करने लग गया तो लघु कथाओं से भिड़ंत होने लगी। भिड़ंत समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप ज़िंदगी में जो देख रहे हैं सामने, है ना, स्टेशन पर
रेलगाड़ी के डब्बों में, बाहर मजदूरों में, है ना, अपने काम करने वालों में, तो वहाँ आपको लघुकथाएँ सामने साक्षात दिख रही हैं। तब आपको लघुकथाओं को लिखने का मन किया, है ना। और तब ये जो है मेरी पहली लघुकथा की किताब बनी थी है नीचे वाली चिटखनी, है ना। नीचे वाली चिटखनी भी देखिए क्या है, रेलगाड़ी की ही बात है उसमें, है ना। तो आप लोगों को आपने नहीं देखा होगा, तब 3rd क्लास डब्बे हुआ करते थे। अभी हमारे यहाँ क्या है, 1st क्लास है, 2nd क्लास है। 3rd क्लास के डब्बे उठा दिए गए, तब 3rd क्लास के डब्बे होते थे। और उन 3rd क्लास के डब्बों में एक कूपे बना होता था महिलाओं के लिए, रिजर्व फॉर लेडीज पैसेंजर्स। तो ये उस कूपे की कहानी है ना। एक जो महिला है, एकालाप है, नीचे वाली चिटखनी, वो बता रही है ना, कि देखिए मैंने जो है मतलब सुरक्षा के लिए मैंने नीचे वाली चिटखनी भी बंद कर दी, क्योंकि पुलिस वाले जो हो आके घट 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 जब हर स्टेशन पर आकर के ठोक रहे थे। अब वो कहती है कि भाई कौन न जाने बहन, आजकल पुलिस वालों के भेष में ही तो डकैत आते हैं, है ना। इसलिए मैंने नीचे वाली चिटखनी भी बंद कर दी, है ना। उसमें एक ऊपर वाली होती है, एक नीचे वाली, तो नीचे वाली बंद कर दी। उस हिसाब से मैंने लघुकथाएँ लिखनी शुरू कर दी थी। और ये कोई महिला पैसेंजर जो है अपने सहेली को बता रही, और हो सकता है मैं बगल में बैठा हूँ, सुन रहा हूँ, है ना। और सुनते सुनते वो जो है मेरी लघुकथा बन गई। तो इस तरह से जो साहित्य सृजन होता है, आप लोगों से बहुत लोग करेंगे, है ना। और सब कुछ तो आपके आस पड़ोस में बिखरा ही हुआ है, सिर्फ आपको एक दृष्टि चाहिए, है ना। और एक कहते हैं कि एक स्फुलिंग, अग्नि का एक स्फुलिंग चाहिए कि भाई हमको लिखना है। जब आप में ये ऊर्जा आ जाएगी तो आप लिखना शुरू कर देंगे, है ना। यही होता है। तो हमारे यहाँ से जब संजीव भाई, अब इतने बड़े साहित्यकार हैं, इतने अच्छे अच्छे उपन्यास दिए हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, और वो यहाँ पर थे आपके बगल में कुल्टी में, है ना। जिन दिनों वो केमिस्ट की तरह काम कर रहे थे, तो अभी सर ने बताया कि आपके क्षेत्र के इतना बड़ा नाम है संजीव, जो कि आपको गौरव होगा कि भाई हमारे यहाँ से कितना बड़ा साहित्यकार हुआ है। और जब उनके जीवन की बात हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हम लोग मिलना था, मैं दुर्गापुर से आता था, दुर्गापुर इस्पात कारखाने से। तो हमारे यहाँ एक कारखाने पे होता है, शिफ्ट ड्यूटीज होती है ना, 6 बजे से 2 बजे मॉर्निंग शिफ्ट, फिर 2 से 10 तक ये शिफ्ट हुआ, फिर 10 से 2 सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट हुआ, है ना। तो जब हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, उसके बाद एक हमको लॉन्ग ऑफ मिलता था। लॉन्ग ऑफ का मतलब होता है कि 1 दिन की छुट्टी और फिर उसके बाद एक और लंबा पूरा दिन। तो उस समय मौका होता है घूमने का, है ना। तो कभी आप शांति निकेतन चले जाते हैं, है ना, आप ध्यान चाहूँगा, है ना। तो कभी शांति निकेतन चले गए, कभी हमारे संजीव भाई हैं, उनके यहाँ कुल्टी में आ गए। तो उनके घर पर बैठ कर के हम लोग की साहित्यिक बैठकें होती थी, है ना। तो एक बार की बात बताऊं कि मैं आ गया और संजीव भाई कहीं गए हुए हैं, मिल नहीं रहे हैं। मैं उनको खोज रहा हूँ, कोई कह रहा है कि उस दुकान पर होंगे, कोई कह रहे हैं उस दुकान पर होंगे, मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना। अब उस समय जैसी कहानी बनी मेरे मन में, आज़ाद देश की खोज, है ना। अब देखिए मेरे सामने एक प्रतीक के रूप में संजीव भाई आ गए आज़ाद देश की तरह, क्योंकि तब इसी तरह से लिख रहे थे। उनकी रचनाओं में वही धार थी। एक उनको जोड़ भी देते कि नक्सल मूवमेंट के साथ वो जुड़े हुए, लेकिन उनके मन में एक चीज़, एक बेचैनी जो थी, साहित्यकार के मन की बेचैनी, वो एक आज़ाद देश को पाने की बेचैनी थी। तो मैंने उनसे बातचीत तो होती थी, तो मुझे लगा कि मैं ढूंढ रहा हूँ, किसको ढूंढ रहा हूँ, आज़ाद देश को ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो उस प्रतीक के रूप में वो कहानी मैंने लिखी थी, वो हंस में छपी थी, आज़ाद देश की खोज, है ना। हंस का नाम सुना है? बहुत पत्रिका अभी भी निकलती है, साहित्यिक पत्रिका है। उन दिनों राजेंद्र यादव जी उसके संपादक हुआ करते थे, बाद में संजीव भाई भी उसके संपादक बने थे। तो कहने का अर्थ ये है कि उस समय की जो कहानी लिखी हुई थी वो हंस में छपी, और उसके बाद मैं भी भूल गया कि मैंने कभी लिखी थी वो कहानी, समझ रहे हैं। अब अचानक कोरोना में क्या हुआ कि वो कहानी मुझे दिखी,
क्योंकि मैं फाइलें देख रहा था तो मेरे मन में आया, अरे तो इस कहानी को तो छपना चाहिए। तो फिर मैंने एक किताब बनाई, आज़ाद देश की खोज, ठीक है, और ये दिल्ली से छपवा दी। अब इसमें वो कहानी जो है आज़ाद देश की खोज, वो कहानी इसमें प्रमुखता से रखी है। अब हमारे जब पता चला ब्रजेश भाई जी संजीव भाई पर पीएचडी कर रहे हैं, तो मैं अभी घर से इस किताब को स्पेशली ले आया कि मैं उनको सुनाऊंगा ताकि उनके पीएचडी में मदद मिल सके। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं सुनाऊं, हैं सुना दूं? ठीक है। वो आज़ाद, तो मैंने आपको भूमिका इसलिए बता दी कि आपके अंचल की है, मैं संजीव भाई को ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ गए हैं, है ना, और उसी खोज में मेरी ये कहानी बन गई है। और इसमें जो है ये आज़ाद देश की खोज जो है ये 20 नंबर पर है। तो मैं कहानी धीरे से सुना देता हूँ आपको। और बहुत बड़ी कहानियाँ मैं नहीं लिख पाया कभी भी, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी। ये जो छोटी कहानियाँ उससे थोड़ी ये बड़ी हो गई है, इसलिए इसको बड़ी कहानियों में शामिल कर लिए। जबकि छोटी छोटी कहानियाँ मेरी बहुत हैं, जैसे कि ये मेरी चुनिंदा लघु कथाएँ हैं, छोटी छोटी एक एक पैरा की कहानियाँ, लघु कथा शतक है ना, इस तरह की ये छोटी छोटी कहानियाँ, इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं लघु कथा, है ना, लघु कथा। बांग्ला में शायद छोटो गल्प कहते हैं, छोटो गल्प, है ना। इस तरह से इसके आप प्रारूप देखेंगे जब मेरी कविताओं को, कहानियों को आप पढ़ना शुरू करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग मन करे कि भाई इन पर रिसर्च कर लें, है ना, तो आपको सारी चीज़ें भी पढ़नी होगी और आपको मज़ा आएगा उसमें। तो मैं आपको आज़ाद देश की खोज सुनाता हूँ, ठीक है। श्रीमान, अब आज़ाद देश का पहला है आ और दे, मैंने उसको वो कर दिया, एब्रीवेट कर दिया, अंग्रेजी में कहते हैं एब्रीवेशन, तो मैंने हिंदी में कर दिया आ जाओ बेटे, हिंदी का उसको मैंने कर दिया आधे के नाम से। तो श्रीमान आधे को ढूंढता मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। कारखाने से लौटते मजदूरों ने सवाल किया, मुलाकात हुई? हाँ हुई, है ना, देखिए, हाँ हुई। और मन ही मन कहता हाँ हुई उनकी छाया के साथ, है ना। आधे जो है उसकी सिर्फ छाया के साथ हुई, आधे से मुलाकात हुई, मन में मैं कह रहा हूँ। और मन ही मन कहता हाँ हुई उनकी छाया के साथ। पूछ कौन रहे हैं? मजदूर मुझसे पूछ रहे, कारखाने से लौटते हो। दरअसल यही होता रहा है, मैं जहाँ पहुँचता पता लगता अभी थोड़ी देर पहले वे घर गए हैं, या थोड़ी देर पहले वे यहीं थे, कहीं गए हैं। इसी तरह आज भी हुआ। जब मैं इस शहर में उतरा तो सीधे उसके घर गया, सन्यासियों के आश्रम के पास, जहाँ साधु कंठी माला पहने यज्ञ के लिए ये प्रस्तुत हो रहे थे। उनका जो घर था ना, अभी आप जाएंगे सन्यासी तला में उनका घर था, ठीक है। तो वही ये शब्द भी वहीं से आ गया कि जब मैं इस शहर में उतरा तो सीधे उनके घर गया, सन्यासियों के आश्रम के पास, जहाँ साधु कंठी माला पहने यज्ञ के लिए प्रस्तुत हो रहे होते हैं। अब जब आप इसकी अन्योक्ति भी है, वक्रोक्ति बहुत दूर तक जा रही है लाइन, जब थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा क्या इसका अर्थ हुआ। अब मैंने क्या देखा? ताला बंद, है ना, यज्ञ प्रस्तुत हो रहे हैं, ताला बंद। पड़ोस की एक महिला ने बताया वो आजकल अकेले रहते हैं, परिवार गांव पर छोड़ आए हैं, है ना। अब उनके पारिवारिक ऐसी स्थितियाँ थी, वो जो आप संजीव भाई के बारे में रिसर्च करेंगे तो उनको ऐसा होता था, कई बार उनको घर छोड़ के आना पड़ता था। खैर, तो एक चिट्ठी उसके नाम लिखकर मैंने ताले में अड़ा दी। ताला है, ताले में चिट्ठी लिख करके अड़ा दी। आधे, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, सॉरी थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं। आधे, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, है ना। देखिए, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, हर शहर, हर कस्बा, हर गांव, हर गली, हर कूचा, तुम्हारा पता लगते ही जहाँ पहुँचता हूँ तुम थोड़ी देर पहले वहाँ से चल चुके हो। मैं तुम्हें कारखाने में ढूंढने जा रहा हूँ। इस बीच अगर तुम घर पर लौट आओ तो यहीं रुकना। मैंने अपना नाम नहीं लिखा क्योंकि आधे जानता है उसकी तलाश में इस तरह कौन भटक सकता है। उसका कोई एक शहर नहीं, कोई एक जगह नहीं, वह हर शहर, हर घूमता है। मैं भी उसकी तलाश में घूम रहा हूँ, लेकिन कभी वह आगे, मैं पीछे,
है ना, कभी मैं आगे वह पीछे, एक अजीब सी आँख मिचौली लगी है। अभी तक वह मुझे एक बार भी नहीं मिला, ठीक है, अभी तक वह मुझे एक बार भी नहीं मिला। मिलने पर पहचान सकूंगा, कह नहीं सकता, क्योंकि आधे के बारे में मैंने सिर्फ सुना है या पढ़ा है। उसकी शक्ल के बारे में लोग यही कहते हैं वह हम जैसा है, उसकी शक्ल के बारे में लोग ये कहते वह हम जैसा है, हमारे जैसा, तुम्हारे जैसा। हैरान होकर मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं उसके बारे में, वह बहुत अजीब है। कई उसे सोने का बना लिखते हैं, कई उसे अनुपजाऊ काली बेवकूफ़ मिट्टी का बताते हैं। उसके बारे में सब कुछ पढ़ने के बाद मैंने यही निष्कर्ष निकाला है, पहले वह खेतिहर था, फिर किसी कारखाने में काम करने चला गया, लेकिन अब कहाँ है पता नहीं। पिछले दिनों वह इस शहर में आया है, किसी ने पता दिया था और मैं इस अजीब शहर में पहुँच गया। मुझे सीट पर बिठाकर एक आदमी घोड़े की तरह खींचने में जुट गया। आई होप ये संकेत आपको समझ में आ गया है ना। मुझे सीट पर बिठाकर एक आदमी घोड़े की तरह खींचने में जुट गया। उसका धड़ आगे झुक गया था, उसकी टांगें घोड़े की तरह हरकत करने लगी थी। मुझे लगा उसके एक पूँछ उगाई है जिसे वह उचक उचक कर फहराता है। अब आसनसोल में देखा होगा, अभी चलते हैं सर वो नहीं, लेकिन कलकत्ते में है वो बहुत कम है जो, हाँ, वो आदमी द्वारा रिक्शा चलाया, आदमी वाला बहुत कम जगह में है, लेकिन कलकत्ते में अभी कहीं कहीं दिख जाते हैं। अच्छा सर, एक मिनट बच्चों को आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, बच्चों को समझा दें, क्योंकि इनके जन्म से इन लोगों ने ये देखा है। ये जबकि बात कर रहे हैं उस समय मोबाइल नहीं था, इसलिए संदर्भों को समझने का प्रयास करो। तो बच्चे तो यही सोच रहे हैं तो फोन मोबाइल में क्या नहीं करती है। अब सर है ना, संदर्भ को समझो। अब आसनसोल में उस समय का ऐसा चला करता था, जो हाथ रिक्शा होता है, तो ये इन लाइनों में वही बात आती है जिसे वो उचक कर फहराता है। हो सकता है यही आधे हो। मैंने सोचा क्या तुम आधे हो? उसने उचक कर मुझे देखा, वह उलटते उलटते बचा। उसकी आंखों में शक था जिसमें खुशी भी मिली हुई थी, जैसे किसी बच्चे से उसके बाप ने पूछा हो, बेटा टॉफी लोगे? और बच्चा दुविधा में बड़ा सोच रहा हो, उसे टॉफी मिलेगी भी या कहीं झापड़ के उसमें कहा जा रहा है ना, कई बार बच्चों में। तो वो अभी थोड़ी देर पहले, अब वो जवाब दे रहा, अभी थोड़ी देर पहले मैं उसे संसद भवन ले गया था। उसने निराशा भरे लहजे में कहा, तो मुझे भी ले चलो। आधे चांद जैसी इमारत में दाखिल होने के लिए मुझे कई सवालों से जूझना पड़ा। इमारत हमने देखी आपने, संसद वाली, आधे चांद वाली, तो ये उस तरफ। आधे चांद जैसी इमारत में दाखिल होने के लिए मुझे कई सवालों से जूझना पड़ा, जिनके बारे मैंने कभी सोचा भी न था, न ज़रूरत महसूस की थी। इस बड़े हॉल में जहाँ बूढ़े मुक्के ताने बहसे कर रहे थे, है ना, इस हॉल में जहाँ बूढ़े मुक्के ताने बहसे कर रहे थे, मुझे एक गिनती के जवान खुसखुसा कर उन अफसरों के तबादलों के बारे में मशवरे कर रहे थे जो अपने काम के बारे में आधे से पूछना बेहतर समझते हैं। मैंने सेक्रेटरी से पूछा, आधे को यहाँ देखा? देखने में कैसा? देखने में मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा, हम लोगों जैसा। मैंने जैसा सुना था बता दिया। सुनो, तुम किसी सब्जी मंडी में नहीं, संसद में आए हो। आधे के पास कितना पैसा है, कितनी जमीन जायदाद है, किस पद पर है, यह सब जानते हो? नहीं महोदय, आधे भी यहाँ बैठे लोगों जैसा ही धोती कुर्ता टोपी पहनता है, वो साधारण है। ये तो डकैत भी पहनते हैं, कपड़ों से क्या पता लगता है? उसने मुझे डांट दिया। कई ऑफिसों के चक्कर लगा लगा कर, पूछ कर मैं जो बटोर पाया, उसका निचोड़ यही निकलता है कि आधे कभी यहाँ, आधे कभी यहाँ, कभी यहाँ नहीं पहुँचा। कहाँ नहीं पहुँचा? हमारी संसद में। आधे कभी यहाँ नहीं पहुँचे, केवल उसके नाम की घोषणाएं होती रही हैं। हर 5वें साल या जब भी संसद की सरगर्मी बढ़ी है ना, उसके नाम की मेरी खोज का कोई अंत नहीं था। मैं थक चुका था। क्या इसी तरह हर जगह उसके पहुंचने की घोषणाएं ही हुई हैं, है ना? ये प्रश्न, क्या इसी तरह हर जगह उसके पहुंचने की घोषणाएं ही हुई हैं? वह कहीं नहीं पहुंचता। मेरा दिल शक और खीज से
भर उठा था। लौटते वक्त मैंने यूं ही चपरासी से पूछ लिया, क्या आधे को तुम जानते हो? उसने हाँ में सिर हिलाया, है ना, उसने हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे से लगा जैसे वह सदियों से परिचित हो। शहर के बीचों बीच 3 रंगों से घिरा जो चक्र है वह उसी में रहता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, वह उसी में रहता है। कुछ दिन पहले वह दफ्तर में काम करता था। मैं उसकी बातों को अधूरा छोड़ झटपट वहाँ पहुँचा और शाम होने से पहले मिल लेना चाहा ताकि वह समुद्र के किनारे न चला जाए शांति की खोज में। मैंने उसके बारे में यह भी पढ़ा था और दूसरी वजह मैं इस खोज से ऊब चुका था और घर लौटना चाहता। ज़्यादा समय नहीं लगा शहर के बीच पहुँचने में। वहाँ 3 नहीं कई रंग थे, बल्कि रंगों के गलियारे थे। उस तरफ CPML, सामने कांग्रेस, दाएं CPM, थोड़ा हटकर SUC, उसके बगल में फॉरवर्ड ब्लॉक। तभी सभी नाम मुझे याद नहीं, ज़रूरत भी नहीं। बस इतना समझिए कि गली के बगल गली, उसके बगल गली, फिर गली, गली दर गली, सैकड़ों गलियाँ, गलियों में गलियाँ। अरे हर गली में हिजड़े और दलाल। कैसा अजीब शहर है। यह नज़ारा देखकर ही मेरा दम घुटने लगा। कैसे रहता होगा आधे यहाँ? किससे पूछूं? सभी तो तालियां और सीटियां बजाने वाले, कनखियों वाले। जिससे पूछो वही खिलखिलाकर कमर हिला देगा, यहाँ और आजा, अंदर मैं दिखाऊं आधे को। मेरा दिल दहशत से भर उठा। मैं यूं ही शहर में घूमने लगा। मैं जितना अधिक इसे देखता उतना अधिक हैरान होता जा रहा था। सबके हाथ कंधों से खुले लटक रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा आधे के लिए वे क्यों नहीं कुछ करते, वे दोनों हाथ ऊपर ले जाकर कलाइयाँ काटते हुए इशारा करते जैसे दोनों हाथ बंधे हुए हों। इस शहर के बारे में जानना चाहा तो मालूम हुआ इसे बने हुए 32 साल हुए हैं, यानी मेरी पैदाइश के कुल 6 साल पहले यह पैदा हुआ था। ऐसा नहीं कि इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था। यह एक गुलाम शहर था, है ना, यह एक गुलाम शहर था, जंजीरों में जकड़ा। अभी भी मैंने गौर किया, पुरानी जंग खाई जंजीरें इसकी इमारतों पर लटक रही हैं और जो इमारतें नहीं बनती हैं उन पर भी वैसी जंजीरें लटका दी जाती हैं। ठीक है, पहले यहाँ के हर इंसान के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ थी। शायद यही वजह थी इसके नए होने के बावजूद लोग यहाँ ऐसे चलते मानो दोनों पैर सांकलों से बंधे हो। एक पैर आगे बढ़ाते, फिर दूसरा घसीट कर उसके बराबर लाते, फिर पहला आगे ले जाते। मैंने कौतूहल से एक की बाँह पकड़ ली और ध्यान से जांचा, क्यों यह खुली होने पर भी बंधी है? वह बाँह इस तरह मुड़ चुकी थी जैसे जूते के तलवे ठोकती रही। यहाँ इशारा दूसरी तरफ है, पहले ऐसे करके चुनाव वोट दिया जाता है। ऐसा क्यों है? मैंने पूछा। कोई कुछ नहीं बोला। मालूम हुआ उन्हें एक मैदान में जमा कर बांध दिया गया था। वे अब बंधे हुए छूट गए हैं। शहर में जगह जगह उनकी जबानें दोहरी कर स्टेपल कर दी गई हैं। उनकी आंखों में खून है लेकिन जमा हुआ। लगता है यह गुस्सा नहीं, बेबसी में पी गई शराब का नशा है, खुमार है। मैं आधे को ढूंढता रहा शहर की गलियों में, शराब खानों में, होटल रेस्तरां में, स्कूलों कार्यालयों में और खोजता खोजता प्लेटफार्म पर आ पहुंचा। वहाँ भी खोजने लगा। प्लेटफार्म पर उकड़ू बैठे लेटे भेड़ बकरियों में वह नहीं मिला। ट्रेन में ठूसे बस्तों में भी कोई पता न चला। मैं हताश हो बेंच पर बैठ गया। मेरा सिर दुखने लगा था। एकाएक खचाखच भरी ट्रेन आई। मैंने देखा जितनी भीड़ अंदर थी उससे कहीं बड़ी भीड़ उसमें घुसने के लिए बाहर। सभी घुसने को जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। दरवाजे से, खिड़कियों से बक्से, संदूक लोगों के सिरों पर खिसकते अंदर हो रहे हैं। एयर कंडीशन डब्बों में मोटे कांच की खिड़कियों से लपलपाती जीभों वाले अल्सीशियन कुत्ते दिख रहे हैं। फर्स्ट क्लास डब्बों के सामने काले कुत्ते खड़े हैं। वे किसी को पंजे उठा सलाम कर अंदर कर देते हैं और बाकी लोगों पर भौंक देते हैं। सारी भीड़ कुछ गिने चुने डब्बों पर पिल पड़ी है। ट्रेन चली तो एक भीड़ दौड़ कर लटकने लगी। कंधे से एक थैला लटकाए, दाढ़ी मूछे बड़ी हुई एक युवक कुर्ता पजामा पहने हैंडल पकड़े दौड़ रहा है। ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है। भीड़ का एक हिस्सा दरवाजे से झूल रहा है। मेरा ध्यान उसी युवक की ओर था। मुझे लगा यही आधे इस तरह दौड़कर न चढ़ पाने से जरूर गिर पड़ेगा। मैं आवेश में तलवों पर खड़ा हो गया। अभी वह दौड़ रहा था। ट्रेन तेज हो गई थी। उसने दाहिना पैर फुटबोर्ड पर रखने को छलांग लगाई लेकिन पूरी तरह रख नहीं पाया।
चप्पल पैर से निकल गई और वह औंधे मुंह लाइनों में गिर पड़ा। ट्रेन का बाकी हिस्सा उसे कुचलता निकल गया। मैं दौड़ पड़ा। उसका जिस्म बुरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गया था। गाड़ी के साथ उसका सिर घिसटता चला गया था। पजामे से ही कोई उसे आदमी की लाश कह सकता था। मैं हाँफने लगा था। ऐसी मौत मैंने कभी नहीं देखी थी। उसकी लाश पहचानी नहीं जा सकती थी। कोई नहीं बता सकता वो कौन था। भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आगे कुचला गया, कौन जाने। पक्का तो नहीं है कि भाई है, आधे कुचला गया, कौन जाने। हो सकता है वह ट्रेन में बस्तों की तरह ठूसी भिड़ गए हो। कई घंटे हो हल्ला होता रहा। बड़े बड़े अधिकारी आए। लाश के पुर्जों को एक जगह जमा किया गया और उन्हें एक टूटे फूटे आकार में सजाया गया। युवक का थैला जो छिटक कर लाइनों के बगल में सुरक्षित फेंका गया था, जांच पड़ताल के लिए लाया गया। उच्च अधिकारी ने उसे खोल कर देखा। उसमें संविधान की एक किताब है और एक कैलेंडर की तरह लिपटा एक नक्शा है। नक्शा खोलकर फैलाया गया, ठीक लाश के जमा किए गए टुकड़ों का आकार का। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ समाप्त हुई। संजीव भाई उस दिन मुझे वहाँ नहीं मिले और मैं वापस घर चला आया, लेकिन कहानी बन गई है ना। तो एक ऐतिहासिक कहानी है, आप लोगों के सामने मैंने रख दी और ब्रिजेश ने भी सुन लिया। कभी संजीव भाई से मुलाकात होगी, है ना। मैंने तुमको बताया हुआ है कि भाई आप पर एक कहानी मेरे पास है। तो कहानियों के सिलसिले में फिर मेरा काम जो है साहित्य लेखन बढ़ता रहा और जो झुकाव है मेरा वो धीरे धीरे इन्हीं दो विधाओं पर आकर रुक गया। बड़ी कहानियाँ तो उतनी नहीं लिख पाया, लेकिन लघु कथाएँ जो हैं, लघु कथाएँ और कविताएँ चलती रही लगातार। और उसमें कई बार ऐसा होता था, मैंने कंक्लूडिंग सेशन में आ गया, भूख लगी हुई आप लोगों की। कंक्लूडिंग सेशन में इसलिए आ रहा हूँ कि जो आप बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, करियर बनता जाएगा आपका, आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी, लेकिन जो लिखना आपका है वो नहीं रुकता है, आप लिखते जाएंगे, है ना। और उस लेखन में कई बार होता है कि भाई कुछ पूरा हुआ, कुछ अधूरा रह गया, है ना। और मेरी आदत ये थी कि भाई कुछ ना कुछ मैं लिखता रहता था, है ना। तो उन्हीं लिखने में ये किताब आ गई, जसवीरियाँ, है ना। क्योंकि जो डायरी में लिख दिया फिर भूल गए, पूरा भी नहीं हुआ और अधूरा भी नहीं रहा। तो इस ढंग से मेरे मन में एक भावना आई कि भाई इनके साथ भी तो न्याय होना चाहिए। इन लोगों ने क्या गलती की है, आपने तो लिख दिया, इनको और छोड़ दिया, है ना। तो इनका क्या भविष्य है ना। अब वो मुझसे जैसे पूछ रहे हैं कि भाई हम लोग की क्या गलती है, आपने लिख के छोड़ दिया हमें, अब कुछ कीजिए हम लोगों का भी। तब मेरे मन में ये भावना आई कि भाई गुलजार जी ने लिखी त्रिवेणियाँ, है ना। हमारे यहाँ पहले दोहा लिखा जाता था, श्लोक लिखे जाते थे, सोरठा लिखा जाता था, है ना। फिर मैंने थोड़ा गुरु ग्रंथ साहब को देखा, उसमें भी एक मुझे मिला फुनगे, और फुनगे इसी तरह की रचनाएँ थी, जो चिटपुट रचनाएँ जिसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरह फिर मैं ये थोड़ा जब पाली साहित्य को पढ़ रहा था तो वहाँ पर एक रचना आती उदान भी देखिए। महात्मा बुद्ध जो है जब कुछ बोलते थे इस ढंग का, जिसका भी संदर्भ जो है तात्कालिक नहीं है, लेकिन वो कविता बोल दी गई, तो उसको उन्होंने क्या किया है, उदान शीर्षक से इकट्ठा कर दिया एक जगह। तो मेरे मन में था भी इनको क्या कहूँ मैं, किस नाम से पुकारूँ। तो फिर मैंने कहा मैं इनको पुकारो मुझे तुम पुकारो, है ना। आप लोगों ने गाना सुना होगा, सुना है कि नहीं, पुकारो मुझे तुम पुकारो, है ना। तुम्हारे पुकारने में मुझे अपनी खबर मिल रही है ना। तो इस ढंग की बात फिर आई, वो जसवीरियाँ फिर मैंने लिख दी। इसमें इसी तरह की कविताएं हैं, छिटपुट कविताएं हैं सर, है ना। ये एक प्रति मैं आपके कॉलेज को दे जाऊंगा इस यादगार के रूप में, है ना, क्योंकि आपकी पहली क्लास है ना। और मेरा भी इस अंचल में पहला लेक्चर है, तो ये अच्छा है कि मैं ये किताब यहाँ रख जाऊँ और इसमें से आपको कुछ कविताएं सुनाता जाऊँ, कंक्लूडिंग, है ना सर। हाँ। अगर आपकी अनुमति हो तो सिर्फ ये वानगी दिखाने के लिए कि भाई देखिए आप भी इसी तरह घबराइए मत, 2 ही लाइनें लिखी, कोई बात नहीं, लिख डाली, मन में एक भावना आई, है ना, लिख दिया। तो इस तरह से आपका लेखन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन लिखना जरूर शुरू कीजिए, है ना। अगर आप मान लीजिए
हिंदी में आप खुशखत नहीं है ना, क ख ग घ नहीं लिख पाते हैं, सपोज कीजिए, वैसा तो नहीं है, अभी आपकी क्लास ऊंची है तो कम से कम लिखना तो आप सबको आता है ना। और लेकिन विचार, मान लीजिए विचार जो बनते हैं वो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से, मान लीजिए हम बांग्ला, मेरा परिवार बंगाल का है, सपोज घर पे बांग्ला बोलते, तो हमारा जो विचार का प्रस्फुटन होगा वो बांग्ला में होगा। तो कोई बात नहीं, आप बांग्ला में प्रस्फुटित जो विचार है उसको हिंदी लिपि में लिख डालिए। अब इसी की मैं आपको इसलिए मैंने खोली किताब कि आपको वो दिखाऊंगा जिसमें मेरे मन में कई बार कविता बांग्ला भाषा में फूटी। तो मैं क्या करूं, मैं बांग्ला में उतनी अच्छी नहीं लिख पाता, लिख लेता हूं, पढ़ लेता हूं, लेकिन जल्दीबाजी नहीं लिखता, थोड़ा थोड़ा मुझे उसमें तकलीफ होती है क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो मैंने कहा चलो उसको हिंदी लिपि में लिख देता हूँ, और हिंदी लिपि में लिख करके इसमें मैंने उनको शामिल भी कर लिया है ना। उस बांग्ला भाषा की कविता आपको सुनाऊँ जो देवनागरी में लिखी हुई है ना, तो वो आपको अच्छी लगेगी कि कैसे भाई एक इस तरह की बात भी होती है, ये भी एक तरीका है ना लिखने का। तो वो बांग्ला कविता यहाँ पर है। अच्छा, इसमें मैंने फिर क्या, जिस डेट को थी, जिसकी डेट मिली उसका डेट दे दिया कि इस डेट को लिखी गई थी। इसमें आपके 2016, 2013 ऐसी पुरानी जो डायरियों में से मिली उसको मैंने वो कर दिया, इसमें इकट्ठा कर दिया। तो इकट्ठे में मैंने देखा कि उसमें बांग्ला वाली भी है, कुछ अंग्रेज़ी वाली भी हैं, कुछ आपके पंजाबी वाली भी हैं। तो उनका अब क्या किया जाए, फिर मैंने उनको उसी रूप में खाली देवनागरी लिपि इस्तेमाल कर दिया। और देवनागरी लिपि मैं आपको बताऊं कि देवनागरी लिपि जो है बहुत ही मजबूत लिपि है, बहुत सशक्त लिपि है। हमारी बहुत सी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जिनके पास लिपि नहीं है, उनमें एक संताली भाषा भी थी। अब उन लोगों ने सुना है कि औलचिकी, हाँ, अब उन्होंने सुना है कि अपनी लिपि एक ईजाद की है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अभी ऐसी 13 जनजातियां हैं जिनके पास अपनी लिपि नहीं, भाषा है उनके पास, लेकिन लिपि नहीं है। तो मैंने वहाँ अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो हमारे वाइस से कहा कि सर, देवनागरी इतनी अच्छी लिपि है, आप क्यों नहीं दे देते हैं उनको। वो फिर भागेंगे रोमन लिपि की तरफ, और रोमन लिपि जो है सारा कबाड़ा करके रखे है ना। आप समझ रहे कैसे, उसका मैं उदाहरण देता हूँ। मोबाइल में पानी कोई बात नहीं, गर्मी का मौसम हो रही है, वो उड़ जाएगा भाप बन के। चलो उधर बैठो। ठीक है मोबाइल पोछ लो पहले। अच्छा, तो ये हुई कविता की लाइनें इस तरह से आई, बांग्ला में आई, लेकिन देवनागरी लिपि में लिखी गई। तो आपको भी करना यही है। अगर कविता फूटे बांग्ला में, या आपकी अपनी मान लीजिए कोई जनजाति वाले यहाँ पर हैं क्या, साँवताल या दुमका या इस तरह के हमारे बेल्ट से, अगर नहीं भी हैं तो उनको भी अगर आपसे मुलाकात हो तो यही कहें कि भाई देवनागरी लिपि आप अपना लें, उसमें आपके सारे साउंड्स लिखे जा सकते हैं, जितनी तरह की ध्वनियाँ होती हैं उनको लिखा जा सकता है। तो ये इस लिपि की एक सबसे बड़ी विशेषता है। तो बांध लो आज बांध लो हमारा, है ना। अब ये हिंदी में आ गया इस तरह से, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा सा बांग्ला वाले बोले बांधी लो आज बांधी लो हमारे, है ना। बांग्ला प्रोनाउंसिएशन ऐसे बोले निजेर सुरे बांध लो, है ना। बांध लो आज बांध लो हमारे निजेर सुरे बांध लो, कांद लो आज कांद लो दुखेर जुआर कांद लो, थाकी लो आज थाकी लो, है ना। थामी लो आज थामी लो प्रेमेर दीदार थामी लो, ऐसे करके कुछ लाइनें आ रही थी। तो मैंने उनको इसी तरह से देवनागरी भाषा में लिख दिया, चेना धुने बांसी बाजी लो। आप समझ रहे हैं। तो ये बताने के लिए कि आपको कि आपका जो प्रयास है वो फालतू नहीं जाएगा, इसलिए लिख लीजिए, उससे आपको सुविधा होगी, अपने पेपर देने में भी सुविधा होगी, हिंदी साहित्य के जो पेपर होंगे उनको समझने में, उनको एक्सप्रेस करने में सुविधा होगी। आपका हस्तलेखन जो है
वो भी तेज होगा, पेपर देने में अच्छा लगेगा, क्योंकि मोबाइल की दुनिया आ गई है। कम से कम शब्दों में लोग देना चाहते हैं, है ना। और अल्टीमेटली होता क्या है कि एक्सप्रेशन ठीक से हो नहीं पाता। हमें याद है बचपन में सर, ये स्कूल में हमारे टीचर क्या करते थे, 4 पेज से कम नहीं होना चाहिए। कोई लेख देते थे इससे लिखने के लिए, 4 पेज से कम नहीं होना चाहिए। माने आपको लिखना है भाई, आपके अंदर कितनी वो है विचार शक्ति, कितनी कल्पना शक्ति, वो जब तक आप व्यक्त नहीं कीजिएगा। अब ये हो गया 100 वर्ड्स, मैक्सिमम मार्क्स 150 वर्ड्स। अरे उसमें साहित्य आप कैसे, ऐसे आपको इससे लिखना है तो 150 वर्ड्स में क्या लिखें, तो और उतना असरदार वो नहीं होता, इंट्रोडक्शन में ही पार हो जाता है। इंट्रोडक्शन में पार हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से तो सर के सामने मैं इस बात को रखूँगा कि जहाँ भी ऐसी एजुकेशन की बात होती है वहाँ ये कहिए कि भाई साहित्य में कम से कम ये रोक मत लगाइए, पूरा एकदम उनको फुल टाइम दीजिए कि आप जितना चाहें लिखें। मेरे ख्याल एमए के पेपर में पहले ऐसे ही होता था, अगर एक ऐसे आया है ना, अभी भी सही अभी भी एमए में तुलसीदास पर तो लिखे कितना आप लिख पाते हैं। स्कूलों में भी वही होना चाहिए कि आप ऐसे को वर्ड लिमिट मत कीजिए, आप जितना लिख सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी है, कल्पना शक्ति है उसकी अपनी, वैसे लिखेगा। तो मेरे ख्याल अंतिम कविता पढ़ कर कर दे सकते हैं ना। अब अच्छी कविता आपको सुनाऊं जो थोड़ी आपको भी अच्छी लगे, है ना। उसमें एक कविता ये है, आपके मतलब की, जैसे चार्जिंग होती है ना इसकी, आपके मोबाइल की जो चार्जिंग होती है, उसी पर एक कविता बनी थी, उसका मैंने नाम दिया था चार्जिंग, है ना। देखिए ध्यान से सुनिए, आपकी चार्जिंग की बात है। मोबाइल चार्जिंग कैसे, जब शुरू में मोबाइल आए तब कैसे होता था। बिल्कुल अकेला वह एक खास बिंदु है। जब हम लोग लगाते थे इसके पुराने वाले मॉडल में, तो एक बिंदु होता था जो जब आप प्लग लगाते थे तो ऑन हो जाता था। बिल्कुल अकेला वह एक खास बिंदु है जिस पर बह उठती है धारा अनवरत। अनवरत समझ रहे, कॉन्टीन्यूस करंट जो उसमें पास झिलमिलाने लगती है धारी। अब एक उसमें लाइन जो है वो झिलमिलाने लगती है धारी, कूकती है, कूकती यही है, यही है, यही है आखिरी मंजिल। यहाँ से नजर आते हैं सारे नज़ारे, यहीं से संपर्क सधते हैं सारे, जन्नत जहन्नम के खुलते हैं द्वारे, यहीं से खिलते फूल या अंगारे, कि यही है चार्जिंग जीव की ब्रह्म से। ठीक है, यही है चार्जिंग जीव की ब्रह्म से, फिसले बाल भर भी तो पतन के दीदारे। समझ रहे, मैंने ये अब देखिए इसको चार्जिंग को कहाँ पे ले गया, आध्यात्मिक जगत में, है ना। कवि की कल्पना से आध्यात्मिक एक बिंदु है जहाँ से ये चार्जिंग हो रही है। लिखा आ जाता है, निकल गया शक्ति प्रचालक, टूट गया है नाता, प्रवाह बिंदु नहीं पाता, वो मौजूद है वहाँ धातु धातु संस्पर्श। कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर जैसे मान लीजिए वो चार्जिंग नहीं हो रही है तो उस पर आ जाएगा डिसकंटिन्यू, है ना, चार्जिंग डिसकंटिन्यू। तो इस तरह हो जाता है, लिखा आ जाता है, निकल गया शक्ति प्रचालक, है ना। जो कंटिन्यूस जो आपका प्लग था वो कहीं डिस्कनेक्ट हो गया हुआ है और वो चार्जिंग अब नहीं हो रही है। पर बिल्कुल अकेला वह एक खास बिंदु है जिसमें बहनी चाहिए एक धारा अनवरत, ताकि सिलसिला पड़े भारी, जो करती दुनिया वारी न्यारी। यानी वह जो लाइन है वो लाइन आपकी जब तक चलती रहेगी तो आपकी चार्जिंग होती रहेगी, है ना। तो ये इस तरह से कविताएं बना करती हैं और आप भी कविताएं बनाइए और मेरा आप सबकी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। और हमारा बीबी कॉलेज जो है ये बहुत बड़ी भूमिका इस बेल्ट में, इस क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सब हिंदी के विद्यार्थी हैं, होनहार, और इस देश का, इस अंचल का नाम गौरवान्वित करना है। हिंदी की पहली, आपको मालूम है, कलकत्ता से शुरू हुआ था अखबार, है ना। तो ऐसा मत सोचिए। हिंदी में एमए भी कलकत्ता में शुरू, कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज। तो हमारे बंगाली भाइयों की हिंदी साधना में बहुत बड़ा योगदान है।
इसलिए हमें आप सबसे बड़ी उम्मीदें भी हैं, है ना। साहित्य भी आप लिखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।